अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर और प्रोग्राम के आगाज में हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के हवाले से, जो कि खूब कामयाबियां समेटी दिखाई दे रही है और इस वक्त पाकिस्तानी टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जो कि बहुत खुशी की बात है। अंडर 19 एशिया कप के अहम मैच में हमने देखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 83 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अंडर 19 टीम की हम बात करें तो यह मुसलसल तीसरी कामयाबी है। इससे पहले भी पाकिस्तानी टीम ने नेपाल को 7 और हमारे जो रिवायती हरीफ है इंडिया उसे 8 विकेटों से हराया है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तानी टीम 48 ओवर्स में 303 रन बनाकर आउट हो गई और जवाब में अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 220 रन ही बना सकी। उम्मीद और यकीन तो यही है कि अंडर 19 बॉयज एशिया कप के चैंपियन बनकर ही घर की तरफ लौटेंगे। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पाकिस्तानी टीम मौजूद है इस वक्त पर्थ में। पर्थ टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जो अहम मुशावरत है वो गुज़श्ता रात होनी थी और अब यह कहा जा रहा है कि अबरार अहमद अनफिट हो चुके हैं, जिसके बाद नुमान अली के मैच खेलने का इम्कान है, जबकि साजिद खान कल पर्थ में कौमी टीम के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके साथ साथ विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद के भी मैच खेलने का कभी इम्कान मौजूद है, जबकि ऑलराउंडर सलमान आगा का टेस्ट खेलने का अभी कोई भी इम्कान नहीं है। इस हवाले से मैनेजमेंट क्या फैसला करती है ये भी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मजीद भी इस पर बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। वतन के बेटे वतन पर कुर्बान, 25 जवान शहीद। नवाज शरीफ और वजारत उज़्मा की कुर्सी के दरमियान हायल रुकावटें दूर। अवाम भुट्टो को बेगुनाह करार दे चुके, अब अदलिया की बारी, बिलावल का मुतालबा। सरकारी स्कूल के बच्चों का बड़ा कारनामा, जदीद रोबोट बनाने में कामयाब। और हामला खवातीन के मसाइल और उनका हल। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से, क्योंकि कल उनके लिए एक और बड़ा दिन था। एक एक करके हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के रास्ते की जो कानूनी रुकावटें हैं वो दूर होती जा रही हैं। और अब कल हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस वापस एहतसाब अदालत को भेजने की इस्तदा मुस्तरद की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुख्तसर सा फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए उन्हें केस में बरी कर दिया गया है। 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 11 साल कैद की सजा सुनाई थी और 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। अब देखना यह है कि क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रास्ते की जो बड़ी कानूनी रुकावटें हैं वो दूर हो चुकी हैं या अभी भी इसमें वक्त बाकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भुट्टो रेफरेंस हमारी अदलिया के लिए इम्तिहान है। राव अनवार से मुतल्लिक जब उनसे सवाल किया गया तो उस पर बिलावल का कहना था कि ये जिन लोगों का खिलौना है उन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। लियारी के कारकुनों ने इस खिलौने के बारे में एक नारा दिया है। लियारी के कारकुनों का नारा है कि मियाँ तेरे जानिसार, बशीर मेमन और राव अनवार। तो ये तनकीद की गई है मुस्लिम लीग नून पर इस वक्त बिलावल की जानिब से एक बार फिर से। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को तलब कर लिया गया है और इसके साथ साथ जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ रेफरेंस के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा समेत अदालत उज़्मा के जजेस को खुला खत लिख दिया है। इस खत में अदालत उज़्मा के जज ने कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रहा हूं और सियासी अशराफिया के हाथों खिलौना बनने से इनकार पर अब मैं नताइज भी भुगत रहा हूं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी खत लिखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फराइज की अंजामदही है। और अब नून लीग के हवाले से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। और पहले भी हमने देखा था कि मैरिट पर केस सुनने के फैसले से नून लीग थोड़ी सी परेशान नजर आ रही थी। डर यही था कि कहीं इंसाफ के मामले में देर ना हो जाए, क्योंकि इलेक्शन भी सर पर हैं।
इंतखाबात का मामला है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यही स्टांस हम देखते आ रहे हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को चौथी बार का वजीर आजम देखना चाहते हैं। लेकिन कल हमने देखा कि एक ही पेशी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये काम हो गया और बहुत बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून के लिए। जिस तरह से आजम नदीर तारड़ भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं, लेकिन अभी वो केस हम सभी जानते हैं बाकी है जिसमें उन्हें ताहयात नाअहल करार दिया गया था। पनामा केस के फैसले की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर ये डाउट जरूर है कि नवाज शरीफ साहब को वहां पर भी रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो हम देख रहे हैं कि आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से जब कोई स्टेटमेंट सामने आती है फिर मुस्लिम लीग नून भी अब उसको हमें डिफेंड करती दिखाई दे रही है। जब गेट नंबर 4 की सियासत की बात की गई और यह कहा गया कि जेल से बचने के लिए नवाज शरीफ अब मुंतखब होना चाह रहे हैं, वजीर आजम बनना चाह रहे हैं, फिर मुस्लिम लीग नून ने भी इस पर अपना रिस्पॉन्ड दिया था और यही कहा था कि बिलावल को अगर उनके वालिद सीरियस नहीं लेते तो फिर हम लोग किस तरह से सीरियस ले लें। उनके वालिद खुद कह रहे हैं कि वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से डिमांड कर सकती है कि बिलावल भुट्टो को इस मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाए। बहरहाल जरदारी साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की उन्होंने इसको भी क्लियर किया था कि ये बाप बेटे की बात हो रही है, ये सियासी बातों से अलग उन्होंने बात की थी। बहरहाल इस पर काफी तनकीद का निशाना बनाया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और बड़े सवालात उठे थे कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब ही कॉन्फिडेंट नहीं है बिलावल के हवाले से तो फिर पार्टी किस लाइन पर चलेगी, किस पॉलिसी पर चलेगी। इख्तलाफात की खबरें भी हमने देखा कि वो बार बार गर्दिश करती रहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ और चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी के ज़हन में कुछ और प्लानिंग है। इन तमाम सूरत हाल के बीच में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को लाडला कहते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह के फैसले हो रहे हैं नून लीग को सियासी तौर पर अब इसका नुकसान होगा या फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जितनी जल्दी इस वक्त नून लीग को रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है, एक एक पेशियों पर उनके केसेस खत्म हो रहे हैं, तो दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो तनकीद करती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि केस लग चुका है ताहयात नाअहली के हवाले से, जिसमें अहम रिमार्क्स भी सामने आ चुके हैं। उसका फैसला भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ ही दिन में सामने आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को क्लियर कर देगा कि नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल होगी या फिर ताउमर नाअहल किया जाएगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात करें, पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट की अहमियत को भी देखा जाएगा और इल्जामात लगाने का जो सिलसिला है वो हमारे यहाँ वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि पहले भी ऐसा होता रहा है और सभी इस हवाले से जानते हैं राव अनवार की जो शोहरत है वो किस तरह की है। लेकिन जितने संगीन इल्जामात उन्होंने लगाए हैं तो हम तो ये देख रहे हैं कि इन इल्जामात पर तहकीकात होनी चाहिए या फिर होंगी, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह से आसिफ अली जरदारी साहब पर उन्होंने तनकीद की है, इल्जामात लगाए हैं, 700 अरब की वो बात दे रहे हैं कि 700 अरब बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो ने राव अनवार और बशीर मेमन को जिस तरह से इकट्ठा किया, इल्जाम नून लीग पर लगाया और जिस तरह से एक मुहावरा उन्होंने नून लीग के लिए बनाया है कि मियां तेरे जानिसार बशीर मेमन और राव अनवार, तो ये उन्होंने जो जुगलबंदी की है अब देखना यह कि इसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरह से देती है। बहरहाल एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया डीआई खान में, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाक फौज के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने अफगान अबूरी हुकूमत के नाज़िमुल उमूर को भी दफ्तर खारजा तलब किया। आज के दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले पर अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की जो जिम्मेदारी है वो तहरीक जहाद पाकिस्तान ने कबूल की है और ये दहशतगर्द ग्रुप कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता है। दफ्तर खारजा के मुताबिक नाज़िमुल उमूर को एहतजाज अफगान अबूरी हुकूमत को फौरी पहुंचाने का किया गया। मुतालबा किया गया कि अफगान अबूरी हुकूमत हालिया हमले के मुजरिमों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करे और खुलेआम इस दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत भी करे। पाकिस्तान की जानिब से तमाम वो मैयज़ लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनको रोका जाए, उनको ख़त्म किया जाए और मज़ीद पाकिस्तानी हुकूमत ने मुतालबा किया है कि अफगान अबूरी हुकूमत, दहशतगर्द ग्रुप्स, उनकी क़यादत, उनकी पनाहगाहें, इन तमाम लोगों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के इकदाम किए जाएं। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द हमले के मुजरिमों को पकड़कर पाकिस्तान के हवाले करे, क्योंकि तमाम कार्रवाइयां पाकिस्तान में की जा रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही हैं, क्रॉस द बॉर्डर की जा रही हैं, तो यह जिम्मेदारी अफगान अबूरी हुकूमत की बनती है। तर्जुमान के मुताबिक आज का जो दहशतगर्द हमला है वो खत्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खतरे की याद दहानी है। मजीद कहा गया कि हमने इज्तिमाई कुव्वत के साथ इस लानत को शिकस्त देनी है। पाकिस्तान अपनी सतह पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में
पूरे अज़्म से खड़ा है। और यह भी ख्याल रखना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि इस दौरान पाक फौज के 23 जवान भी शहीद हुए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, स्टेट की जानिब से जो काविशें इस हवाले से की जा रही हैं, जैसे कि हमने देखा कि बॉर्डर पर इस हवाले से फेंसिंग भी की गई है, सिक्योर करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन दोनों तरफ से मेरा ख्याल है ये रोल अदा करना पड़ेगा। अफगान अबूरी हुकूमत को भी इसमें संजीदगी से सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इन अटैक्स की वजह से किस कदर ख़राब हो चुके हैं। गैर कानूनी जो हमने देखा कि गैर मुल्की लोग यहाँ पर मुकीम थे, उनको भी पाकिस्तान की तरफ से जब वापस अफगानिस्तान भेजना शुरू किया गया, उस पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुख्तलिफ ममालिक के भी आए हैं। अफगान हुकूमत की जानिब से भी हमने देखा शदीद तनकीद की गई थी। लेकिन अब इतने बरस गुजर चुके हैं, पाकिस्तान इन तमाम अफगान मुहाजिरीन को संभाल रहा है और यहाँ पर वो गैर कानूनी लोग मौजूद थे, सिर्फ उन्हें वापस भेजा गया है। ऐसा नहीं किया गया कि जो लोग कानूनी तौर पर भी रह रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब किया गया हो, उन्हें परेशान किया गया हो। तो ये सरजमीन जो है मुसलसल इस्तेमाल की जा रही है। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के थ्रू, बॉर्डर के थ्रू जिस तरह से यहां पर अटैक्स किए जा रहे हैं, ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान में फिर एंटर होते हैं और फिर यहां पर कार्रवाइयां करके वापस अफगानिस्तान में पनाह ले लेते हैं। पाकिस्तान की तरफ से बहुत बार ये क्लियर स्टांस भी पेश किया गया अफगान अबूरी हुकूमत को कि इस मामले पर बैठा जाए, सोच विचार की जाए और इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन यही देखने में आ रहा है कि जो रिस्पॉन्ड है वो सरहद पार से कोई पॉजिटिव अभी मिलता दिखाई नहीं दे रहा और पाकिस्तान में आए रोज जो दहशतगर्दी के वाक़ वो हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं। खैर, इस पर मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे डेरा इस्माइल खान में पेश आने वाले उस वाक़े से मुतालिक जिस पर पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है और बार बार अफगान अबूरी हुकूमत को इस हवाले से पैगाम भी मुसलसल भिजवाया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर वो जो काविशें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, वहाँ से रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है और हम देख रहे हैं कि आए रोज पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। रीजन इसकी आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, हम शायद दुनिया के चंद, बल्कि हिस्टोरिकली चंद मुल्कों में से हैं जिनको एक ही वॉर दोबारा लड़नी पड़ रही है, वॉर ऑन टेरर। और ये एक्चुअली ये इंडिकेशन है कि जो हमारे दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो पेरेनियल हैं, यानी वो मुस्तकिल हैं और उनकी कोशिशें मुस्तकिल हैं कि वो चाहते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। पहले भी ऑपरेशंस हुए, आर्मी ने, हमारे अवाम ने, पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी और अभी भी ये ऑपरेशंस हो रहे हैं और शुरू हो गए। अब देखिए, हर वॉर का एक ऑथर होता है जिसको हम ऑथर ऑफ द वॉर कहते हैं, और उसकी जिस तरह से वो वॉर अनफोल्ड करता है वो डिपेक्ट करता है कि उसका टारगेट क्या है। जब पहले वॉर ऑन टेरर थी तो आपने देखा उसमें सुसाइड बॉम्ब्स बहुत थे। जब पाकिस्तान के अवाम को मैसेज देना होता था तो हमारे बड़े शहरों में, लाहौर, कराची में धमाके किए जाते थे। जब आर्मी को मैसेज देना होता था तो पेशावर में और आर्मी के जो ट्रुप्स हैं उनके ऊपर हमले किए जाते थे। इस वॉर को अगर आप देखें तो ये वॉर अभी तक कंटेन्ड है। जो हमारे केपी का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ तक कंटेन्ड है। और तौर पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्हें पुलिस को भी हमने देखा बार बार निशाना बनाया गया जी बहुत से। तो इसका मतलब है कि इस वॉर में जो ऑथर ऑफ द वॉर है उसका टारगेट हमारी फोर्सेज हैं कि उनको डीमोरलाइज किया जाए। एक्चुअली ये वॉर दो तरह से अनफोल्ड हो रही है। एक तो बॉर्डर्स पे हमारे अनफोल्ड हो रही है जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज को और हमारे पुलिस को और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी अनफोल्ड हो रही है जो हमारी सिटीज़ में, जो हमारी इकोनॉमिक आप कह लीजिए कि जो डाउन टर्न है वो भी इस वॉर का हिस्सा है, जो अल्टीमेटली इसके साथ लिंक होने को खुदा न खास्ता जा रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो हुआ ये कि जब ये वॉर पहले हुई और 2005-06 में पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशंस किए, बहुत कुर्बानियाँ दी। वज़ीरिस्तान में हमारी जो एजेंसीज़ हैं वहाँ पे ऑपरेशंस हुए। फिर 2014 में आपको याद होगा कि जो है वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई पहली,
और उस पॉलिसी के साथ ही नेशनल एक्शन प्लान आया, जिस नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो थी वो बहुत सारी चीज़ों को और सोसाइटी को एज अ होल लिया गया। फिर जो 2018 की जो पॉलिसी थी, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके अंदर उसको इस तरह से फिर रीडिफाइन किया गया कि जो एब्सेंस ऑफ वायलेंस है वो टारगेट नहीं है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ पीस एंड प्रेजेंस ऑफ सोशल हार्मनी। लेकिन करना साहब, आप क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि जिस तरह से बहुत से ऑपरेशन पाक फौज की जानिब से किए गए, उन तमाम इलाकों को क्लीन अप किया गया, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या वजह देख रहे हैं कि दोबारा से ये टारगेट करना उन लोगों के लिए इतना आसान कैसे हो गया? मैं किसी भी सियासी जमात को इधर हिट नहीं करना चाह रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में फिर जो फैसले लिए गए उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्या वो एक सोलो फ्लाइट थी, वो इमरान खान के अपने डिसीजन से, जब ये कहा गया कि इन तालिबान को वापस लाया जाए, माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए? जी देखें, एक तो मैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये डिसीजन के इनको माफ कर देना, इनको छोड़ देना और इनको बिल्कुल फिर से एक मौका दे दिया गया। जी, क्योंकि वो मिडिल लेवल की लीडरशिप थी और उसने रीऑर्गेनाइज कर लिया। आई थिंक वो एक गलत डिसीजन था। लेकिन अगर हम इससे आगे चलें और अब जिस हालात में हैं, देखिए जो हम पहले बात कर रहे थे कि ये जो वॉर है, ये इस वॉर का उसका जिस जगह पे हो रही है वही ये डिपेक्ट करता है कि इसको कौन करा रहा है, क्योंकि वो लॉजिस्टिक टेल बहुत ज़्यादा नहीं है एनिमी की, इसलिए हमारे शहरों तक खुदा ना खास्ता वो भी नहीं है। तो वो लॉजिस्टिक टेल उसको अवेलेबल है राइट ऑन द बॉर्डर। और वो कहाँ से अवेलेबल है? वो उसको हार्बर्स से अवेलेबल है, वो उसको जंप ऑफ पॉइंट से अवेलेबल है जो अक्रॉस द बॉर्डर यानी वेस्टर्न बॉर्डर में है और अफगानिस्तान में है। ठीक है। तो हमने, जैसे आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि बहुत दफ़ा आर्मी चीफ जो है उन्होंने भी 2-3 दफ़ा ये अफगान गवर्नमेंट से कहा, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि ये जो हमारी कंट्री में इंटरफेरेंस हो रही है इसको बंद किया जाए, और ये हमारे लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं डेली वो शहादतें हो रही हैं उनकी, हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारी पुलिस, हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो मतलब ये सारा कुछ जो है ये डिस्टेबलाइज कर रहा है कंट्री को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वहां से आपने जैसे कहा कोई रिस्पांस देख रहे हैं, तो फेंसिंग भी हो चुकी है, उसके बावजूद इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस। फेंसिंग जो है असल में देखिए इसको समझने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है ये बॉर्डर भी है और फ्रंटियर भी है, क्योंकि अभी भी ऐसे शायद 200 के करीब गांव हैं जो दोनों तरफ डिवाइडेड हैं। जी बिल्कुल। अभी भी जो लोगों का सेंचुरीज से वे ऑफ लिविंग है वो सर्दियों में इस तरफ आ जाते हैं, स्पेशली मवेशी चराने वाले, और गर्मियों में वापस चले जाते हैं। सो अगर आप देखिए तो वो ये क्लासिकल ये फेंसिंग तो होगी, और फेंसिंग का मतलब था कि ये इसी तरह के जो मिसकरेंट हैं इनको रोका जाए, लेकिन अब वो बहुत सारी जगहों पे उस फेंस को ब्रेक कर दिया गया। ये भी प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान ने अफगान गवर्नमेंट के साथ कि जी उसको किया जा रहा है, अगर उसको आप कंटेस्ट करें तो जाहिर है वो तो फुल फ्लैज वॉर हो जाएगी जी। अब वो पाकिस्तान तो फिर रिस्पांस दे रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक नया फ्रंट नहीं है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान इज अ फ्रेंडली कंट्री। और ये इवन महाजरीन को भेजना जिसमें से वो लोग जो कि यहाँ पे रजिस्टर नहीं थे, वो भी गैर कानूनी। मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि जब ये फैसला लिया गया गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो गैर मुल्की थे, उस वक्त भी तो ये बात सोची गई होगी कि इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और क्या आपको ये बात दुरुस्त लगती है कि फिर जो लोग यहाँ से गए हैं या वहां पर जो पहले से लोग मौजूद थे वो इस इशू की वजह से भी अब पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं? जी मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में ये इससे पहले की बात है। ठीक है। और ये एक्चुअली उस पॉलिसी का हिस्सा है जो वेस्ट में बैठ के हमारा ईस्ट वाला एनिमी परपेट्रेट कर रहा है जी। तो मैंने ईस्ट वाला एनिमी से मतलब इंडिया है। अच्छा, अब आप देखिए कि ये अभी रिसेंटली आपने कल परसों देखा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जी। और अभी खुदा ना खास्ता वही जो इस वॉर है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। अब सून लगता यह है, अल्लाह ना करे, कि वो रिवर झेलम और रिवर चनाब जो है उसको भी टारगेट करेंगे, उसमें पानी जो है आई थिंक उसको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। सो एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से वो पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है, जो हिंदुवता का मेन फोटे है जी, जो हिंदुवता की जो आप कह लीजिए जो मेन हिंदुवता की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो हिंदुवता के डिप्लोमेसी का पार्ट है, उसका मेन हिस्सा यही है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। लेकिन करना साहब, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर जो तनकीद की जाती है, जो हमारे लोग भी करते हैं, जो बाहर से भी पाकिस्तान पर होते हैं, कि पाकिस्तान का कुछ स्टांस इस हवाले से क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह से इंडिया तो पाकिस्तान को इस जंग में धकेलना चाह रहा है, तो पाकिस्तान के पास आप क्या समझते हैं फिर क्या
क्या ऑप्शंस हैं? अफगानिस्तान की तरफ से भी ये जो तमाम सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो भी हिंदुस्तान के थ्रू ही की हिंदुस्तान ही वो करवा रहा है। फिर जब हम कश्मीर वाले मामले को देख रहे हैं, जैसे से आप भी कह रहे हैं कि आगे जहलम के हवाले से, चनाब के हवाले से इंडिया पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। जी देखिए, हमारे पास तो पहली ऑप्शन हमेशा डिप्लोमेसी होती है। हमें अब ये जो अफगानिस्तान से इंटरफेरेंस है, हमने 3-4 दफा, जैसे गवर्नमेंट ने भी, आर्मी चीफ ने भी 3-4 दफा मैसेज कन्वे किया और लाउड एंड क्लियर कन्वे किया। तो अब जब कन्वे कर दिया उसके बाद अब आई थिंक हमें इसको डिप्लोमेटिक फोरा पे और फोरम्स पे इसको उस तरीके से उठाना चाहिए कि इसको हम पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको ये बावर करा सकें कि हमने अपनी एफर्ट कर ली, 3-4 दफा ये रिक्वेस्ट करके देख ली, लेकिन ये इंटरफेरेंस है, उसके ये प्रूफ है, उन प्रूफ्स को देना चाहिए। और फिर द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस और राइट टू रिटेलिएट अक्रॉस, इवन अगर उसकी जरूरत पड़े, क्योंकि देखिए बेसिस तो वहां से करीब है। मैंने कहा ना, लॉजिस्टिक टेल 10 किलोमीटर पीछे शुरू होती है और 10 किलोमीटर इधर आके खत्म हो जाती है। तो जो 20 किलोमीटर का एरिया है, 10 किलोमीटर हमारी साइड पे, 10 किलोमीटर अक्रॉस, ठीक है, आई थिंक उधर स्ट्राइक करना। और अगर ये नहीं होता, लेकिन उसके लिए पहले इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, आई थिंक उसको कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, एंगेज करना जरूरी है। और पहले और यानी बगैर टाइम जाया किए हमें एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव फौरन लॉन्च करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो एक्चुअल हैंड है, हैंड इन द ग्लव, जो कि इंडियन हैंड है अफगानिस्तान के अंदर, इसको भी एक्सपोज करना पड़ेगा। ठीक है। और इसको भी इस चीज से लिंक करके दुनिया को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली जो स्टेट टेररिज्म है वो कौन सी कंट्री कर रही है। लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर आप क्या देख रहे हैं, जो रिस्पॉन्ड फिर अफगान अबूरी हुकूमत की तरफ से आया, आपको क्या लग रहा है? वो चाहते हैं, उनकी नीयत कहीं पर ये शो होता है कि वो ये करना चाहते हैं, वो इस चीज को रोकना चाहते हैं, या इस पर काम कर रहे हैं और उनके भी कंट्रोल में नहीं है अभी? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उनकी विल उस तरह से रिस्पॉन्ड करने की लग नहीं रही। दूसरी चीज़ है उनका कहीं पे कोई 25% से 30% उनका कोई कैपेसिटी का भी इशू है, क्योंकि जिस तरह से जिस गवर्नेंस के सिस्टम पे वो गवर्न कर रहे हैं वो वॉरलॉर्ड के थ्रू गवर्न कर रहे हैं। कुछ जगहों पे तो काबुल में तो उनका बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन हिंडरलैंड के अंदर अगर आप देखिए जो प्रोविंसेस के अंदर, तो वो वॉरलॉर्ड्स ही हैं जो कि डिफरेंट मकतब फिक्र के साथ, डिफरेंट रिलीजियस थॉट के साथ वो कर रहे हैं और वो वहां पे प्रवेल करते हैं। तो तालिबान भी उनके साथ वहां पे इन कोलेशन है और बाज़ जगह पे कोलेशन में वो बिगर पार्टनर हैं। तो इसलिए अफगान तालिबान के लिए शायद वो भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें यही पॉइंट जो है इसको स्टैब्लिश करके, इंटरफेरेंस को स्टैब्लिश करके इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहना चाहिए कि हमने अफगान गवर्नमेंट को बहुत रिक्वेस्ट की है। आई थिंक उनकी इस बॉर्डर बेल्ट पे वो कैपेसिटी नहीं है। तो जब वो कैपेसिटी नहीं है, अगर वो अमेरिका का राइट था कि वो अटलांटिक के पार से यहाँ आके रिटेलिएट करे, तो हम तो साथ जुड़े हुए हैं, हमारा भी ये राइट है। और दूसरा जो कर्ज है जो हमारा ये है, देखिए जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, इस ट्रांजिट ट्रेड ने शायद अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है जो लैंड लॉक्ड है, कोई 19 के करीब मुल्क हैं जो लैंड लॉक्ड हैं और उनका अरेंजमेंट अपनी होस्ट कंट्री के साथ, होस्ट एंड क्लाइंट का होता है। बिल्कुल। हमारा जो अरेंजमेंट अफगानिस्तान के साथ है वो होस्ट और पैरासाइट का। हमारी आज तक इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, उसकी वजह ट्रांजिट ट्रेड है। अफगानिस्तान की रिक्वायरमेंट जो है वो अगर 2000 या 3000 कंटेनर है तो वहां पे 15000 कंटेनर आते हैं। वो कंटेनर्स जो हैं वो कंटेनराइज जो एग्रेशन है हमारे अगेंस्ट, वो हमारी इंडस्ट्री को पिछले 25-30 साल से उसने ग्रो ही नहीं करने दिया। बिल्कुल। सो हमारी इकोनॉमी जो है वो भी वहाँ अफगानिस्तान की वजह से सफ़र कर रही है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी सफ़र कर रही है, हमारी डिप्लोमेसी भी सफ़र कर रही है। हम सब कुछ करके 30 साल उनको यहाँ पे रख के अपने अफगान भाइयों को, और वो कोई हमने एहसान नहीं किया, तो हमारा एक इस्लामिक फरीज़ा था वो हमने किया। तो ये सारा कुछ करने के बावजूद, लेकिन वो देख रहे हैं जो पे बैक है वो बड़ी गलत सूरत में फिर पाकिस्तान को मिल रहा है। लेकिन करना साहब, इन तमाम सिनेरियो में जिस तरह से हम देख रहे हैं, आए रोज अब ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं और बड़ी बेचैनी है एक किस्म की आवाम में भी इन तमाम वाकयात को लेकर। जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स अभी तो उस तरह से नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद कोई ऐसी प्लानिंग वो भी की जा रही हो कि पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों को भी निशाना बनाया जा सके, खुदा ना खास्ता। मैं इसी हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि ये मामला आप क्या देख रहे हैं? आपको रुकता नजर आ रहा है, या फिर अगर जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान डिफेंसिंग मोड में जाएगा और अक्रॉस द बॉर्डर भी कुछ ऑपरेशन किए जा सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप सिचुएशन किस तरह से डेवलप होती देख रहे हैं? क्योंकि बारहा मैसेज कन्वे किया गया लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं आ रहा। देखिए, मैं समझता हूं कि खुदा ना खास्ता मैसेजिंग से और खाली सिग्नलिंग से, और सिग्नलिंग भी जो है वो उस तरह की कि जिसमें
कंक्रीट और काइनेटिक एलिमेंट नहीं है, मुझे तो ये रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए जो बेसिस हैं, जो चेज़ है, जो यहाँ से शुरू होके अब अक्रॉस अगर हम जा सकें तो, लेकिन उसके लिए हमें पहले वो रैशनल स्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर एक सोवरेन कंट्री है, आप किसी सोवरेन कंट्री में पेनिट्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको वो इंटरनेशनल रैशनल स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और वो रैशनल प्रूफ के साथ और अफगान गवर्नमेंट की कैपेसिटी के साथ वो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वो अभी जैसे आर्मी चीफ भी इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है, और आई एम श्योर वो इस इशू पे उनकी डेफिनेटली इस पे बात होगी, और वो इस पे जैसे वो पहले भी कहते रहे हैं, आई थिंक इसको रेज किया जाएगा। लेकिन जो आपने कहा कि ये, मैंने कहा ना, हर वॉर का एक ऑथर होता है, ये वॉर अभी लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस के लिए एनिमी ने इसको उसी बॉर्डर बेल्ट तक रखा हुआ है। जी बिल्कुल। अब जो हमारी इस माशाल्लाह जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी इंटेलिजेंस है और हमारी पुलिस है, अब उसकी कैपेसिटी शहरों के अंदर मॉनिटर करने की, क्राइम को ट्रेस करने की वो वाली नहीं है जो पहले थी, अब बहुत एनहेंस हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे। तो आई थिंक कि ये इसीलिए उसको भी कर्टेल करके कोशिश की जा रही है, खुदा ना खास्ते और ऐसा नहीं होगा कि जो आर्मी है और जो हमारी सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं और पुलिस है उसको डिमोरलाइज किया जाए, क्योंकि उन पे इतने अटैक किए जाएं, उनको इतनी कैजुअलिटीज हों। आप कल देखिए, कल कुछ 23 के करीब जवान शहीद हुए, वो विच वाज अ सैड डे किसी भी कौम के लिए। और इसी तरह आई थिंक ये एक एफर्ट है जो कम्प्रिहेंसिव करनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारी पहले 2014 में और 2018 में इंटरनल सिक्योरिटी की नेशनल पॉलिसीज आई थी, अब आई थिंक नेशनल एक्शन प्लान जिसका हिस्सा था, अब आई थिंक एक और उस पॉलिसी को रिवाइज करके आना चाहिए, जिसमें इन एलिमेंट्स को और इन चीज़ों को भी शामिल करके, जो हमारा एक, जिसको हम इवन एस्टिमेट्स में ESG कहते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस की बेस पे, और इन एलिमेंट्स को सामने रखते हुए आई थिंक एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, अगर हम बात करते हैं, जिस तरह ट्रेड को देखा जाता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने में जितने मसाइल का सामना करना पड़ा, हमारी मईशत भी उस वजह से बहुत ख़राब रही है। अब कुछ मेजर्स तो लिए गए, लेकिन अगर इसी तरह की सिचुएशन रहती है, खुदा ना खास्ता, जो अब हम बॉर्डर पे सिचुएशन टेंशन की देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको लगता है कि फिर ट्रेड तो मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए, बॉर्डर्स फिर बंद होने चाहिए अफगानिस्तान के साथ भी? देखिए, जो अफगानिस्तान है वो अपने ट्रेड के लिए, अपनी इंपोर्ट्स के लिए पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है। वो इंटरनेशनल लॉ के तहत जाहिर है हम उसमें हैं, और इसका बहुत दफ़ा इसका गारंटर जो है वो US से भी बना है, वो हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है। लेकिन देखने का ये है कि जो ट्रेड की एसिमेट्री है, यहाँ पे ट्रेड की एसिमेट्री ऐसे है कि इस साइड पे पूरे सिस्टम इन प्लेस है, कस्टम्स है, एक्साइज है, FIA है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सारे कंटेनर उस चीज़ों को वहाँ तक लेके जाते हैं। जैसे ही वो क्रॉस करते हैं, वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई कस्टम का महकमा नहीं है, कोई इमिग्रेशन का महकमा नहीं है, पेपर वर्क नहीं है। वहाँ जाके आप एक विल्डरनेस में उन कंटेनर्स को छोड़ देते हैं, अब वो कंटेनर्स स्मगलिंग के थ्रू वापस आ जाते हैं। दूसरी साइड पे उस स्टेट ने अपनी वो कैपेसिटी ही नहीं बिल्ड की कि वो इस इक्वेशन में, मैंने जैसे पहले कहा था कि वो हमारे साथ वो जो क्लाइंट और उसके उसमें आ सके, तो वो हमारे लिए पैरासाइट बन जाता है। तो ये जब तक ये इशू एड्रेस नहीं होगा, और इस टेररिज्म के इशू के साथ साथ ये जो ट्रांजिट ट्रेड है, इसका इशू भी आई थिंक इट इज एज इम्पोर्टेंट एज द इशू ऑफ टेररिज्म। बिल्कुल। और सपोर्टिंग ऑफ टेररिस्ट एलिमेंट फ्रॉम अक्रॉस, तो वो ये ऐसे चलता रहेगा, खुदा ना खास्ता, क्योंकि उसके लिए जो पैसा है, उसके लिए जो उस इन एक्टिविटीज के लिए जो चीजें हैं, वो उनको वहीं से मिल जाती हैं, और उसी से मिल जाती हैं। दोनों सूरतों में पाकिस्तान ही टारगेट होता है। ठीक है। तो आई थिंक ये जब तक ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसका ट्रेड भी हिस्सा होना चाहिए, ट्रेड मैकेनिज्म भी उसका हिस्सा होना चाहिए, उस पर भी बात हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अब लार्ज पिक्चर में हम देखें तो हमें तो यही नजर आ रहा है कि बहुत ऐसे साल गुजर चुके हैं कि पाकिस्तान को इस साइड पर एंगेज रखने की कोशिश की जा रही है। तो वो एक बड़े प्लान जो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, वो यही है कि पाकिस्तान को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाए, और पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं मसलों में उलझा रहे। जिस तरह से मुआशी तौर पर हमें नुकसान पहुंचाया गया, FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जब वोटिंग हम देखते थे तो वो इंडिया हमारे अगेंस्ट हमेशा से जाता था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और बहुत अच्छा आपका ये रिमार्क्स है। देखिए, 2005 से लेकर 2009 तक इज द टाइम जब जितनी हम आजकल मॉडर्न चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट,
AI जी, और भी सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जो हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रिस्पर, व्हाटएवर, ये सारी की सारी चीज़ें 2005 से लेके 9 में दरियाफ्त हुई या इजाद हुई, जो भी लफ्ज़ आप यूज़ करें, हम तक पहुंची। और यही वो डिकेड है जिसमें हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, हमें इसमें उलझाया गया था, तो दैट डिकेड वाज लॉस्ट। फिर नेक्स्ट डिकेड आया तो उसमें हमारी जो कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल डिसहार्मनी है, उसको क्रिएट कर दिया गया, और उसको उसका जो क्रिसेंडो इफेक्ट है वो इतना रेस किया गया कि वो अभी तक उसका स्पिल ओवर है, और हम 2023 के अंदर भी उसी को भुगत रहे हैं। सो आप यानी हमें, अगर जिसको हाइब्रिड वॉर कहा जाता है, जो वॉर की एक किस्म है जिसमें मिलिट्री को और सोसाइटी को इकट्ठा एंगेज किया जाता है, बिल्कुल, तो हमें उस तरह से पिछले कोई 1.5-2 डिकेड से इकट्ठा, बहुत लंबी एक प्लानिंग थी, बहुत लंबी एक प्लानिंग है जिसके तहत कर दिया गया। अब ये हमें समझने की जरूरत है कि हमने इसको कैसे काउंटर करना है, ये किसी और ने काउंटर नहीं करना। हमारी जो सोशल मीडिया पे यूथ है, जी बिल्कुल, वो आप देखिए तो किस तरह अस्ट्रे हो रहे हैं, क्योंकि वो जिसको लेनिन कहता था यूजफुल इडियट, जब कोई एक चीज है उसको बार बार रिपीट किया जाता है, वो ट्रुथ लगता है, जो हमारे बेसिक नैरेटिव, जब उसको क्वेश्चन किया जाता है, जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको क्वेश्चन किया जाता है, और उनको फैक्ट बना के हमारी यंग जनरेशन जो गलत पोर्ट्रे किया गया बहुत सी ऐसी चीजों को, ठीक है, पूरी एक कम्प्रिहेंसिव एफर्ट है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो, वो इन सारी चीजों को, साइबर सिक्योरिटी, सारी चीजों ट्रेड को, काइनेटिक एफर्ट्स को, पुलिस के जो एफर्ट्स हैं, बहुत सारे जो एंटी टेररिज्म एफर्ट्स हैं, जैसे नेक्टा ने भी कोशिश की थी पहले, तो आई थिंक इनका अब कम्प्रिहेंसिव, इन सारे पॉइंट्स को बिल्कुल देखा जाए। बहुत शुक्रिया दिफाई तजियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं मछली के हवाले से। जो खाने के शौकीन अफराद हैं उनके लिए कुछ रिसर्च हैं जो कि हम पेश करेंगे। और सर्दी के मौसम में हम देखते हैं कि मछली अगर हम ना खाएं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रेंड है कि जो मछली खानी है वो सिर्फ सर्दी के मौसम में ही खानी है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि मछली खाने के जो फ़ायदे हैं वो कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि मछली खाने की जो आदत है उससे जो हार्ट डिसीज़ हैं उससे हम बड़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। और डिफरेंट रिसर्चेस भी हमारे सामने आई हैं, जैसे अभी रिसर्च जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जर्नल सर्कुलेशन में शायद तहकीक में बताया गया कि जिन अफराद के करीबी रिश्तेदारों में जो हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है वो अगर मछली खाते हैं, अक्सर मछली खाते हैं, तो उन्हें जो दिल की बीमारियां हैं उसका खतरा कम हो सकता है। जैसे ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल हम देखते हैं लोगों का बढ़ जाता है, उसके बाद जो हार्ट अटैक्स हैं, कार्डियक अरेस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो मछली खाने से आप इन तमाम जो डिसीजेज हैं उसको प्रिवेंट कहीं ना कहीं ज़रूर कर सकते हैं। और जो रिसर्च की गई है उसमें 40,000 ऐसे अफराद शामिल थे, उनके डेटे की जांच पड़ताल की गई जो कि जो हार्ट की जितनी भी डिसीजेज हैं उनसे वो महफूज थे। अमराज़े कल्ब की हम बात कर रहे हैं, और इन तमाम अफराद की सेहत का जायज़ा कई साल तक लिया गया था। ऐसा नहीं था कि कुछ महीनों तक, जिस दौरान लगभग जो 8,000 अफराद हैं उनमें सिर्फ ये देखा गया इन 40,000 में से कि उनमें सिर्फ जो हार्ट डिसीज़ थी उसकी तशखीस हुई है। तो इन अफराद के जिस्म में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनकी सतह की भी जांच पड़ताल की गई थी, क्योंकि मछली में हम देखते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि हमारा जिस्म इसे कुदरती तौर पर बनाने से कासिर होता है। तो ये हम बड़े ईजीली फिश से अवेल कर सकते हैं। रिसर्चर्स इस हवाले से भी बता रहे हैं कि अमराज़े कल्ब किसी हद तक मौरूसी भी हो सकती है, यानी कि आपके जेनेटिकली भी आपके साथ हो सकती है। लेकिन इस हवाले से भी जीन्स के साथ साथ जिस तरह का तर्ज ज़िंदगी हम गुजारते हैं वो भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। हम खाना किस तरह का खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी एक्सरसाइज की रूटीन कैसी है। तो रिसर्चर्स के मुताबिक मछली खाने से जिस्म में जो फैटी एसिड्स हैं उनकी मिकदार बढ़ती है, जिससे जो हार्ट डिसीजेज हैं उनसे आपको मुतासर होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तो यही देख रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान में जो
ट्रेंड हम देखते हैं कि तली हुई मछली खाने का बहुत ज़्यादा रुझान है। हर चीज़ में जब हम ऑयल को शामिल कर देते हैं, और ख़ास तौर पर जो मछली हम खाते हैं बाज़ार से, बार बार उसी ऑयल में फ्राई हुई मछली है जो कि फिर बीमारियों का ही बाइस बनती है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो दोबारा से हमारे लिए जहर बन जाता है, बार बार उस ऑयल का इस्तेमाल होना और इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में इस्तेमाल होना। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसमें आपको आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम रखना चाहिए। ग्रिल फिश की तरफ जाना चाहिए, जो तरीक़ेकार मछली को बनाने का आसान तरीक़ेकार है। स्मोक्ड फिश जिसे कहा जाता है, वो अगर आप खाते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बेहतर है। फिर उस मछली खाने का जो तमाम तर फायदा है वो आपके जिस्म को मिलता है। अदरवाइज अगर हम तेल में नुचड़ी हुई उस मछली को खा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। स्पेशली मैं बार बार इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि हम लोग बड़े शौक से बाजार से मछली खाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। तो बाजार से जब हम चीज़ को खरीदते हैं तो वहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। हम खुद जब बाजार में खड़े होते हैं तो हम ये विटनेस कर रहे होते हैं कि इसी ऑयल में मेरा ख्याल है सैकड़ों बार उस मछली को तैयार किया जाता है, अगले दिन अगले हफ्ते भी उस ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है। तो उस प्रोसेस पर कोई भी चेक एंड बैलेंस उस तरह से मौजूद नहीं है। तो और मछली का फ्रेश होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि हम किसी भी खाने की अगर बात कर लें, क्योंकि एक्सपायरी जो इसकी है वो बड़ी कम होती है। जितनी भी फ्रीज्ड आइटम्स हैं वो भी गलत है, मछली को ज़्यादा देर फ्रीज रखना वो भी मुनासिब नहीं है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जितना फ्रेश फूड है उसको इस्तेमाल कर सकें। ये स्पेसिफिकली मछली के हवाले से तो है ही, क्योंकि आज हम इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे बाकी भी खाने मौजूद हैं, कम घी इस्तेमाल करना चाहिए, कम तेल इस्तेमाल करिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ रहना है। हमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है, या अगर हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है, और वो भी मॉडरेशन में करना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नुचड़े पराठे खा रहे होते हैं तो, और ये फिर ये कहा जाता है कि देसी घी का कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। मॉडरेशन में अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे फिर उसका नुकसान नहीं होगा, अदरवाइज वो हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकती है। बहरहाल ये तो बात थी मछली के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी तनकीद करती दिखाई दे रही है। जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है और तनकीद की जा रही है, इन तमाम मामले पर लाडले का लक़ब उन्हें अता किया जा रहा है इन दोनों पार्टीज़ की जानिब से। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि PDM की 16 माह की हुकूमत में साथ रहे हैं, लेकिन अब वो दूरियाँ जो हैं वो हमें काफ़ी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना यही आपसे चाहेंगे कि अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को लाडला बल्कि लाडला प्लस करार दे रहे हैं, ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है उन्हें? ये हम तो नहीं कह रहे जनाब, तमाम अखबारात कह रहे हैं, तमाम इदारे लिखे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। तो हम तो जाहिर है कि मीडिया से तो झगड़ा मोल नहीं ले सकते। हर एक जब कह रहा है तो फिर हम भी उसमें लग गए हैं साथ में। ठीक है, नहीं आप पार्टी का अपना भी तो कोई स्टांस होगा कि किस बुनियाद पर कहा जा रहा है। अगर बिलावल बार बार बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन तो होगी। अगर इंसाफ की फराहमी तेज अगर दी जा रही है मुस्लिम लीग नून को या उनके कायद को। पहलवान इतना ना नाराज हो, बात सीधी है, और चेयरमैन साहब बार बार कह चुके हैं कि हमारा तो असल झगड़ा है बेरोजगारी से, गुर्बत से, इन तमाम चीजों से। और फिर इनके साथ थे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन किया था, लेकिन बार बार जब धोखे खाए तो हम मोहतात हो गए। लेकिन जहाँ तक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाने की बात है तो वो तो हर एक कह रहा है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, दूसरे भी कह रहे हैं। तो ज़बान खल्क है, अब उससे मैं कहाँ तक लड़ूंगा। लेकिन तासब इस बार कौन सा धोखा हुआ, यही तो अवाम जानना चाह रही है। 16 माह जब आप लोग साथ रहे, बिलावल असेंबली में खड़े होकर ये कहते रहे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं, अचानक से क्या हो गया? जी हाँ, वो हमारी खुश अखलाकी थी, हम एकोमोडेट कर रहे थे। लेकिन शायद बिलावल साहब के वो भी बातें नशर हुई हैं उस दौर में जब उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत छोड़ दें। तो जो माशी मसाइल थे उनके ऊपर हमारे सख्त इख्तलाफात थे। न सिर्फ हुकूमत के अंदर हम डिसेंट कर रहे थे और नोट ऑफ डिसेंट कैबिनेट के अंदर दे रहे थे, बल्कि 2 दफा तो
पब्लिकली ये कहना पड़ा कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, क्योंकि मईशत पे हमारा और उनका जो था वो नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो ये कि अब किसी वक्त किसी मौके पे, और बल्कि हर वक्त ही आप खुश अखलाकी से पेश आते हैं और कोई जाती बात नहीं करते और एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो अपनी जगह है। और इकोनॉमिक इश्यूज पे जिस वक्त हम साथ थे उस वक्त भी हमारा इख्तिलाफ था, आज भी हमारा इख्तिलाफ है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं, जिस तरह से केसेस का फैसला हो रहा है, एक दिन में ही पेशी है और एक ही दिन में फैसला करके रिलीफ भी मिल रहा है, तो आप क्या समझते हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि अगर इंसाफ की फराहमी तेज है तो क्या फिर वो लाडलापन है, या इससे मुराद तो फिर ये लग रहा है कि अगर हमारा सिस्टम तेजी से काम करता है तो भी उस पर तनकीद की जाती है? तो जब केसेस नवाज शरीफ साहब पर बनाए गए थे वो सिस्टम गलत था उस टाइम पर, अदलिया के हवाले से आप बात करना चाहेंगे, या फिर आज जो सिस्टम है वो ज्यादा तेजी दिखा रहा है? नहीं, मतलब कभी आपने देखा है इस तरीके से कि केसेस के फैसले हों बगैर पूरी सुनवाई किए हुए, तमाम किए हुए, और असल में डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। तो ये सिर्फ एक पार्ट है उस लाडलेपन का। जो बाकी चीजें हो रही हैं, जो ऐसी जमातें कि जो जमातों को टूट के बनी है, उनके साथ जो सीट एडजस्टमेंट हो रहा है, ये तमाम चीजें हैं। और तो अगर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के मीडिया को शक नहीं है लाडले होने पे, फिर हम अगर करेंगे तो हम तो काफिर हो जाएंगे। ठीक है। और अभी इन करंट सिनेरियो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है। भुट्टो साहब के हवाले से मैं बात करूं, उनके केस का जो फैसला था वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है वो उसको ठीक करने के लिए बड़ा जरूरी है। उस पर आपका कमेंट चाहूंगा। जी हाँ, उस पर तो जाहिर है जो एक वो मामला जरा ज्यादा बड़ा है। वो ये है कि जो मुल्क में साम्राज्यी ताकतें कर रही थी और जिस तरीके से हमारे एस्टेब्लिशमेंट को हैंडल कर रही थी वो, और अवामी ताकतों को जिस तरीके से कुचला जा रहा था, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसका निशाना बने, इसलिए कि उनकी जो तमाम तर वफादारी थी वो अवाम और उनके मफादात के साथ थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद जो बाकी चीजें हुई कि उन्होंने जो इस्लामी कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम आलम इस्लाम को मुत्तहिद किया था, इस्लामी दुनिया में किस तरीके से फूट डाली गई। जैसे इस्लामी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अल-कुद्स की आज़ादी की बात की थी, आज फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हालात हैं, कितने हमारे मुसलमानों की गोलियों से शहीद। जबकि इस्लामी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये फैसला किया गया था कि जो भी हमारे झगड़े हैं वो हम कॉन्फ्रेंस की टेबल पे बैठ के तय करेंगे, हमारे वसाइल इस्लामी दुनिया के हमारे अवाम पे खर्च होंगे। तो ये वसाइल अवाम पे खर्च होना यही सबसे बड़ा चैलेंज साम्राज्य के लिए। तो ठीक है, लेकिन तासब इस केस के जो बड़े खास आदमी हैं अहमद रजा कसूरी साहब, वो तो मौजूद हैं, लेकिन बाकी किरदार तो अब दुनिया में भी नहीं रहे। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फिर किस तरह से फैसला करेगी, या फिर जो पहले फैसला था वो ठीक था या नहीं था, उस पर अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड आता है। दूसरा, अहमद रजा कसूरी को भी तो आज तक इस हवाले से जवाब नहीं मिला कि उनके वालिद को किसने कत्ल करवाया था। वालिद को जिसने भी कत्ल कराया था, तो ये तफ्तीशी इदारों का काम है ना। हमारा केस ये है कि हमने नहीं कराया, और उनका भी केस ये था कि वो अहमद रजा कसूरी को कत्ल कराना चाहते थे भुट्टो साहब। केस उनका यही है कि अहमद रजा को वो कत्ल कराना चाहते थे। और जैसा कि कल चेयरमैन साहब ने कहा और उनकी बात को ट्विस्ट किया गया कि अहमद रजा तो वहाँ हमारे साथ खड़े हुए हैं, जिंदा हैं और अदालत में हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये कि उनको कत्ल कराना चाहा और फिर पता चला कि नहीं, तो अब उसके अंदर आप, लेकिन बराए करम आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसको महदूद ना कीजिए एक शख्स तक या एक केस तक। ठीक है, ये एक आलमी पैमाने पे जिस तरीके से साम्राज्य ने हमें टुकड़े टुकड़े किया, जिस तरीके से हमें आपस में लड़ाया, ईरान ईराक जंग हुई, लाखों मुसलमान खत्म हुए, अफगानिस्तान के अंदर जो इस खत्ते में सूरत हाल को थे, लाखों मुसलमान खत्म हुए। इस वक्त फलस्तीन में जो खून बह रहा है, तो जो सोल्यूशन लेके आए थे, अगर उस सोल्यूशन पे काम होता और किया जाता और इस तरीके से साम्राज्यी साजिशें नहीं होती फिर से, तो मेरे ख्याल से आलम इस्लाम की बिल्कुल ही दूसरी सूरत होती है इस वक्त।
ठीक है। अच्छा, एक और मामला भी आजकल हम देख रहे हैं, बहुत हाईलाइट हुआ है, रावण वार के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े करीब वो समझे जाते थे, आज इल्जामात लगाते दिखाई दे रहे हैं। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? रावण वार की तरफ से जो इल्जामात लगाए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, आसिफ अली जरदारी पर, उन इल्जामात की तहकीकात तो होनी चाहिए, और जिस तरह से इल्जाम लगा है आसिफ अली जरदारी पर, तो काउंटर अटैक कोई किया जाएगा, इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन का कहा जाएगा, कोई हर जाने के लिए नोटिस भिजवाया जाएगा? आप चलते रहे, मतलब पहले हम एक केस पे आए, फिर हम अहमद रजा कसूरी पे आए, अब एक और शख्स पे आ गए जी। तो इसको आप नीचे, मेरी कोशिश थी कि जो आलमी सूरत हाल थी और जो इस वक्त भी है उसमें कुछ गुफ्तगू हो जाए, लेकिन खैर वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बहुत बड़ी ताकतों के खिलौने हैं, तो उन पे जाहिर है मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए बात करना बड़ा दुश्वार है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं फिर उस खिलौने को अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नहीं करेगी? ये घबराहट है, घबराहट है जो अवाम में हम गए हैं, और अवाम में जो कामयाबी और पजीराई हमें मिल रही है उस पे कुछ लोग परेशान हैं, और ये आखिरी आदमी नहीं है, ये बहुत से लोग निकलेंगे, ये हमेशा निकलते रहेंगे, तो जो चीज हमेशा होती रही है उससे क्या परेशान होना। ठीक है। तार साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट पिछले दिनों हमने देखा बहुत ज्यादा वायरल हुई, उस पर गुफ्तगू हुई, तनकीद भी की जाती रही, जो वो बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से बात करते रहे हैं। आप क्या समझते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं? वो बुजुर्ग सियासतदानों की बात कर रहे हैं या फिर उस तर्ज सियासत की बात कर रहे हैं जो कि पुराने लोग करते आए हैं और वो कह रहे हैं कि अब इसको तब्दील होना चाहिए? वो काफी मुद्दत से इसको समझाते रहे हैं, लेकिन अगर ये बात नहीं समझाई जा रही और आप मुझे मौका दे रहे हैं तो फिर मैं एक दफा जी प्लीज बताइएगा। वो ये है कि ये वो पहले आदमी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था पुरानी सियासत गरी ख्वार है, जमीन मेरे सुल्तान से बेजार है, और इसी साकी नामे में उन्होंने ये भी कहा था कि खैरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो वो जो पुराना तरीका है सियासत का कि एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे के और फिर उनके कंधों पे चढ़ के आओ और फिर झगड़े पैदा करो और अवामी सियासत जो है वो ना करो मुल्क के अंदर, तो ये जो है इसकी बात हो रही है कि ये सियासत पुरानी है। और अगर सिर्फ बुजुर्गों की बात होती तो मैं पार्टी से निकाला गया। बुजुर्गों से उनको कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अगर हम मुल्क में देखें तो इल्म और तहकीक के मैदान में सहूलियात दी जाएं तो कोई शक नहीं है कि जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, तालिब इल्म यहाँ पर मौजूद हैं, वो सब कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। बल्कि अमली ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जिस तरह से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, नई ईजादात की जा रही हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी किसी से कम नहीं है। और ये यकीन करना शायद मेरठ आपके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि तलागंग मलकवाल का गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है, जहाँ के बच्चे इस वक्त रोबोट टेक्नोलॉजी पर काम करते दिखाई दे रहे हैं, और बच्चों ने कमाल महारत का सबूत देते हुए खुदकार तरीके से रास्ता तलाश करने वाला रोबोट बनाया है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये रोबोट कैसे काम करता है, इसको बनाने में जो असातिज़ा हैं और तलबा हैं उन्होंने क्या किरदार अदा किया है, इस पर मजीद बात करते हैं। तो आज हमें शो में ज्वाइन किया है रिजवानुल हक, IT टीचर हैं, सलूत शर्जील अहमद स्टूडेंट्स हैं, जो कि हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, और इसी हवाले से DC चकवाल कुर्रतुल ऐन मलिक साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं बच्चों से ही ये जानना चाहूंगा जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। रोबोट्स का यकीनी तौर पर ये दौर है, लेकिन ऐसे में मैं पर्सनली तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा है, और स्पेसिफिकली जब हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो सलमान और शर्जील, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे 1 बाय 1 बताइएगा कि रोबोट बनाने का जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से आपके जहन में आया, किस तरह से आपने इस पर काम शुरू किया? बेसिकली प्रोग्रामिंग में हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, शुरू से ही हम लोग इसमें महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब IT टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत ज़्यादा उरूज पर है, और हम इसके मुतालिक नई नई चीज़ें देखते भी रहते हैं, और हमने ये पाथफाइंडर रोबोट बनाया है। सर से हमने इसके मुतालिक आइडिया लिया, और इसके पीछे हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल के, उन्होंने भी हमारी काफ़ी हेल्प की।
और सर ने हमें आइडिया दिया और हमने इस पर काम शुरू किया। ठीक है, लेकिन रोबोट की टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ा ही मुश्किल काम है, तो किस तरह से फिर इसका बोर्ड आपने बनाया, क्योंकि इसमें कोडिंग, डिकोडिंग और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी इसमें ऐड हैं। यकीनी तौर पर जो आपके टीचर हैं इस वक्त रिजवान, हम उन्हें देख भी रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे, उनकी रहनुमाई भी शामिल होगी और फिर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ होगा। हमने इसके पार्ट्स बेसिकली तो हमें इधर से मुयसर नहीं थे, फिर हमने इसके पार्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करवाए और फिर उनको हमने असेंबल किया। इसमें हमने प्रोग्रामिंग किया है और ठीक है, ये अपना डिस्टेंस पहले तो मेजर करता है, उसके बाद फिर बैक आता है, फिर राइट देखता है, लेफ्ट देखता है, उसके बाद जहाँ इसको रास्ता मिलता है ये वहाँ पर मूव करता है। ठीक है रिजवान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं बच्चों की इस कोशिश को, और सेकेंडली हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो आईटी टीचर्स की भर्तियां शुरू की गई उसके अब जो फायदे हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि यही जदीद तालीम है जिसके तकाजों से आगाही हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। देखें, जो जदीद तालीमी निज़ाम है वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे फोकस, तो उसी तरह से हमारे ये जो एक हैं हमारे वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, उनका एक प्रोजेक्ट था कि उन्होंने कुछ स्कूल सेलेक्ट किए हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल स्कूल के हवाले से। तो हम लोग तो पहले भी जो है जो आईटी की थ्योरी से हट के प्रैक्टिकल जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं बच्चों में ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकली वो बेस्ड लर्निंग करें, और इसी हवाले से हमने 2019 में ब्रिटिश काउंसिल स्कूल अवार्ड जो है वो भी जीता था। और उसमें जो हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी QR कोड की हमने एक एक्टिविटी की थी और उसी वजह से हमने वो जो है अवार्ड विन किया था। अब देखिए, ये जो जितनी भी आईटी टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा जो इसका है वो फोकस वो प्रैक्टिकल पे है। तो अगर हमारे पास चीज़ें, जो गवर्नमेंट स्कूलों का सबसे जो बड़ा मसला होता है वो बेसिकली है रिसोर्सेज। हम लोगों के पास वसाइल नहीं होते, फंड नहीं होता, वसाइल नहीं होते। अगर हमारे पास वसाइल हों तो जितने भी ये आईटी इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, ये कोई वजह नहीं है कि बच्चों को जो है वो उस हवाले से वो तैयार ना कर सकें। अब ये जो बच्चे हैं ये 9th क्लास के बच्चे, और उसमें एक जो बड़ी रीज़न है वो मेंशन करना चाहूँगा कि 2 साल पहले तक तो जो हमारा कोर्स था 9th 10th का वो बहुत आउटडेटेड था। ये 2 साल पहले जो है कोर्स चेंज हुआ है और अब जो है वो जदीद लैंग्वेजेस जो हैं, जदीद टेक्नोलॉजी उसको मुतारिफ़ करवाया गया है कोर्स में। तो उसी हवाले से जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी देखिए ये 9th क्लास के बच्चे हैं, ये एल्गोरिथम अपना खुद जो है लिखना सीख चुके हैं, खुद जो है खुद इसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है रिजवान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, डीसी चकवाल कुर्रतुल ऐन मलिक साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कुर्रतुल ऐन साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। हम सभी जानते हैं बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं और अगर इन पर काम किया जाए, इनको तैयार किया जाए तो फिर ही कौम तरक्की करेगी। जिस तरह से रिजवान साहब भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम होते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मलिकवाल के स्कूल के जो बच्चे हैं, हमें तो यही लगता है कि जरूर अपना नाम पैदा करेंगे। आप इनकी इस कोशिश को, इनके इस काम को किस अंदाज में सराहेंगी, इस पर क्या कमेंट करेंगी? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो ऑल्सो। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है और ये एक बहुत हमारे पूरे जिले के लिए भी एक एजाज की बात है जी कि एक सरकारी स्कूल जो कि तलागंग में है, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल तलागंग, जिसके दौरे के दौरान मुझे ये बात बताई गई कि यहाँ के जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह की एक रोबोट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और ये एक बड़ी खुशाइंद बात थी क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स में बिकॉज ऑफ मल्टीफेरियस रीजंस हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से और बाज़ दफ़ा साइंस टीचर्स के ना होने की वजह से बच्चे इस तरह की क्रिएटिव और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल के बच्चों ने ना सिर्फ ये कि अपने टीचर्स से इन स्किल्स को सीखा, बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन करके और उसमें फर्दर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को ऐड करके ये उन्होंने एक रोबोट जो कि सेल्फ डायरेक्टिंग था ये इन्वेंट किया। और उसके बाद जब मैंने उस स्कूल का दौरा किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से हमने ये एक इन्वेंशन की है और हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो इट वाज वेरी हार्टनिंग एंड वेरी एनकरेजिंग। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट माशाल्लाह कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने मुझे एलैबोरेट भी बिल्कुल किया। बड़ी जबरदस्त ये कोशिश की गई है। लेकिन जिस तरह से आपने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि हमारे यहाँ तो हम देखते हैं जो सरकारी स्कूल्स हैं उन्हें किसी काम का नहीं समझा जाता। आज ये एक मिसकॉन्सेप्ट थोड़ा सा था, वो भी क्लियर हुआ कि सरकारी स्कूल भी मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर पर हमने देखा कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स थी कि बड़े शहरों में भी जो बात सरकारी स्कूल्स हैं
हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है। ऐसे में तलागंग का ये जो स्कूल है, बच्चों को जो तालीमी सहूलियात का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगी और इसको मजीद बेहतर किस तरह से कर सकते हैं? क्या इस पर अब मजीद काम किया जाएगा इस सक्सेस के बाद? एक तो बात यह है कि जो सरकारी स्कूल्स के बारे में एक आम कॉन्सेप्शन है कि वहां पर बिल्कुल ही कोई तालीम का लेवल नहीं है और बच्चों को कुछ भी सिखाया पढ़ाया नहीं जाता, ये काफी हद तक अब एक टैबू हो चुका है। सरकारी स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट का इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस है। हमने यहाँ अपने जिले में और इसी तरह बाकी तमाम जिलों में, पंजाब में भी कुछ स्कूल्स को अडॉप्ट किया, जिसको डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवरहेड भी किया और हमने वहां पर रेगुलर विजिट्स करके उन स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को और उनमें जो जो चीजें जिनकी डेफिशिएंसीज हम ऑब्जर्व करते थे फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमने उन सबको मेकअप करने की कोशिश की। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकारी स्कूल्स के अंदर बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। माशाल्लाह बहुत अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स यहाँ चकवाल और तलागंग में हैं। हिस्टोरिकली भी वो बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो कि इवन इस पर्टिकुलर मलिकवाल स्कूल से फारिगुल तहसील हैं और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर भी रहे हैं लोग और करते भी रहे हैं। तो माशाल्लाह इट्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अभी फर्दर हम इसको मजीद इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो रिजवान साहब आपकी तरफ मैं ये आना चाहूंगा कि आपके स्कूल में जो साइंस लैब है उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं? बच्चों को मुकम्मल फैसिलिटेट किया जा रहा है? जिस तरह से आईटी की तालीम की हम बात कर रहे हैं, वहां पर कोई रुझान बढ़ा है बच्चों का भी इस हवाले से, खासतौर पर जब इन बच्चों की बाकी बच्चे भी देख रहे होंगे कि हौसला अफजाई भी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए एक तो ये होता है कि जो इदारे का सरबराह होता है इदारे, उनका भी हमारे जो हैं प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मलिक मोहम्मद अरशद साहब, वो चूँकि एक जदीद विजन की शख्सियत हैं। और उसके अलावा देखें जब ये हमारे बच्चों ने जब ये एक प्रोजेक्ट किया तो ये सिर्फ ये एक ग्रुप नहीं है, हमारे तकरीबन 4 से 5 जो हैं बच्चों के ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और वो इन प्रोसेस हैं। ये तो अभी एक कंप्लीट हुआ है। हमारी जो 8th क्लास के बच्चे हैं वो गेम डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और इसी हवाले से जो हमारा जो स्कूल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह चाहे कंप्यूटर लैब हो चाहे साइंस लैब हो, साइंस लैब के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बच्चे कर रहे हैं। और ये जो एक प्रोजेक्ट इन बच्चों ने जब कंप्लीट किया और मोहतरमा जो डीसी साहिबा हैं कुरतुल ऐन मलिक, उन्होंने जब इनकी हौसला अफजाई की तो अब वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो ये एक ट्रेंड आ चुका है। मतलब चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। तो अभी शर्जील से मैं ये पूछना चाहूंगा, शर्जील आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस हवाले से? देखें, अगर हम कोशिश करें तो हर चीज़ मुमकिन है। बजाय हम फेसबुक टिकटॉक में अपना टाइम ज़ाया करें, इन फिजिकल चीज़ें बनाएं और आगे बढ़ें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। मैं मुस्तकबिल में एक टेक्निकल बनना चाहता हूँ, रोबोटिक फील्ड में जाना चाहता हूँ। चलें, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा कुरतुल ऐन साहिबा, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूँगा कि हम तो ये देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और अक्रॉस द बॉर्डर भी अगर हम देखते हैं तो बच्चों का जो फ्यूचर है उसको अगर हमें सेव करना है तो फिर हमें उन्हें एक स्किल बेस्ड तालीम भी देनी होगी, जो कि आजकल पूरी दुनिया में ट्रेंड है। तो आप इस हवाले से क्या राय रखती हैं और आप क्या इनपुट देना चाहेंगी इस मामले में? मैं एब्सोल्युटली इस पॉइंट को एंडोर्स करती हूँ एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इसको हाईलाइट भी किया कि ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ये फर्दर हमें अब अपने गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और ये तमाम बच्चे जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आगे जाकर ज्वाइन करना चाहते हैं, वहां पर सिर्फ एक आने वाला दौर वो दौर नहीं होगा कि जिसमें आप जस्ट एक डिग्री लेने के बाद एक रीजनेबल तरीके से किसी प्रोफेशन को ज्वाइन कर सकें। One has to develop and sharpen the technical skills also. मैं यहाँ अपने जिले के अंदर इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, ऑफिस ऑटो में फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाऊं ताकि बच्चों को अभी से इस चीज की ओरिएंटेशन डेवलप हो। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को भी इसीलिए इनकरेज करती हूँ और मैंने इनके इस किस्म के ट्रेनिंग कोर्सेज और करियर काउंसलिंग सेशंस और साइंटिफिक स्किल्स बेस्ड ओरिएंटेशन सेशंस भी अरेंज इसी वजह से करवाए कि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आए, उनमें बिल्कुल हौसला अफजाई की जरूरत है। डीसी चकवाल कुरतुल ऐन मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। रिजवान उल हक, सलमान महमूद और शर्जील अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उसने जुल्म किया, उनसे माफी मांग ले तो शायद आखिरत में बचत हो जाए। ये मामूली बातें नहीं है। आप जिन कुर्सी पर बैठते हैं जिम्मेदारी की कुर्सियां होती हैं, इंसाफ की कुर्सी पर बैठते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको एहसास नहीं है, जो आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो और
इस कुर्सी पर बैठकर झूठ बोले, नाइंसाफी करे, जैली मुकदमे बनाए, उसका क्या एहतसाब नहीं होगा? जनाब साहब तो आप माशाल्लाह मुकदमात से बरी हो रहे हैं, इंसाफ भी मिल रहा है। ये बताएं कि आपका विजन क्या कह रहा है? क्या उनकी नाअहली जो ताहयात नाअहली वो ख़त्म होने वाली है और क्या दोबारा वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? नंबर 2, क्या आपने मुबारकबाद दी उन्हें बरी होने की? पहली बात है, फिर आपने कहा इंसाफ मिल गया। मैं क्या कह रहा हूँ? शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।